जय हिंद दोस्तों। एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते रहें और हाथी अपनी राह चलती रहें। ये सियार की तरह पानी पी पी कर मोदी को गाली देते रहें। कोई तो बेशरम बोलता रहा तो कोई चौकीदार चोर है। लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इनके गालों के ऊपर तमाचा जड़ दिया है। वैसे बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का ही है। नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की प्रेरणाओं को अपना प्रेरणा बनाकर देश को सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया कि सबका साथ सबका विकास। हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। हमारा भी मंत्र यही है, सबका साथ। हम हर किसी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी ही दादी के प्रेरणाओं से वंचित रह गए। वो अपने अंदर बदलाव न लाकर सिर्फ मोदी की ही कमियां निकालने में रह गए कि वह चौकीदार चोर है, चाय वाला, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ईवीएम और नोटबंदी। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं था और यही उनका मूल मंत्र बनकर रह गया। बीजेपी के पहले अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। उनकी ये बात 2014 में भी सच साबित हुई, 2019 में भी और आज 4 जून 2024 में भी सच साबित हुई, वो भी बीजेपी के प्रचंड जीत के साथ। तब प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था और आज अमित शाह मैन ऑफ द सीरीज बन गए, क्योंकि अमित शाह ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव के तीसरे चरण में 190 सीटें पार कर चुके हैं। मोदी जी 190 सीटें पार कर गए हैं, 190। और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिली है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साथ उस मेमने को भी शांत कर दिया है जो पैसे का जूस पी पी कर बीजेपी का अपनी वीडियो में रोना गाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे बीजेपी ने उसका चीरहरण कर लिया है। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख दर्ज हो चुकी है। 5 साल पहले देश की जनता ने यह फैसला लिया था कि अगले 5 सालों के लिए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और आज एक बार फिर से देश की जनता ने अगले 5 सालों के लिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले न्यूज चैनलों पर सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही थी कि क्या मोदी इस बार 400 पार कर भी पाएंगे या 190 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी का लक्ष्य 400 सीटों का था ही नहीं। वो खुद इस बात के गवाह रहे हैं, क्योंकि 400 पार तो विपक्ष को जाल में फंसाने के लिए था और वह जाल में फंस भी गया। इन सबको कहना ये पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है, उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। 3 चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि आप पूरा कैंपेन ही लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडी गठबंधन के भेड़ियों की तरह झुंड बनाने के बाद भी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी जी की जीत का सबसे पहला और बड़ा कारण खुद मोदी जी ही हैं। मोदी जी की अपील ही इसका मुख्य कारण है, जो जात पात से ऊपर उठकर लोगों के मन पर इसका गहरा असर हुआ है। आपको बता दें कि भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश, जहां की राजनीति कई जातियों में विभक्त है। भारतीय जनता पार्टी की खूबी यह है कि एक तरफ उन्होंने कास्ट का इस्तेमाल किया, जातिगत राजनीति का इस्तेमाल करके जातिगत और परिवारवाद राजनीति की दीवारों को ढहाया भी। समाजवादी पार्टी या यूं कहें गठबंधन पार्टी के आने के बावजूद भी अगर बीजेपी 70 के आसपास का आंकड़ा छू रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि न ही समाजवादी पार्टी का कोर वोटर, न ही गठबंधन या कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर उसके साथ लॉयल रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम घरों में जो बुजुर्ग थे वो थोड़ा नोटबंदी और बेरोजगारी को लेकर परेशान थे, लेकिन नौजवानों के ऊपर नरेंद्र मोदी की अपील का सीधा असर होता था। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान अगर लोगों से बात की जाती थी, जैसे दिल्ली, मैनपुरी, एटा, तो लोग ये कहते थे कि दिल्ली में अच्छा काम हुआ है, हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, दिल्ली में फ्री बिजली और पानी मिल रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो सवाल देश का आ जाता है और देश तो सिर्फ मोदी ही संभाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की खूबी ये है कि अगर नरेंद्र मोदी एक नारा लगाते थे तो 15 से 20 लाख लोग जो सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए भी नहीं थे वो भी अपने सोशल मीडिया पर इसी नारे को रिपीट करते थे। नरेंद्र मोदी अगर कोई बात करते हैं तो एक एको निकल कर आता है हजारों लोगों के साथ, जैसे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मंदिर वहीं बनाएंगे, घर में घुस कर मारूंगा, अब की बार मोदी सरकार जान दे दूंगा। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की। अब की बार
अब की बार। लेकिन वहीं कांग्रेस में राहुल गांधी को देखिए, तानाशाह, चौकीदार चोर है, चाय वाला अब होगा न्याय, ईवीएम है। ऐसा लगता है कि कहीं अरण्य रोदन हो रहा है जिसमें राहुल गांधी अकेले नारा लगा रहे हैं, उनका एको तक नजर नहीं आता। तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि चुनाव का एक फैक्टर होता है, एक मॉडल होता है जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा हिंदुस्तान में किसी का भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जैसे बजरंग दल है, भारतीय मजदूर संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी है। नरेंद्र मोदी खुद एक आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उनके जैसा दूसरा मॉडल और कोई भी नहीं है। फिर चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर खुद राहुल गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो बीजेपी से कंधे मिलाकर चलते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि मुझे ये सीटें मिल जाएगी, वो पैसा मिल जाएगा, ये पैसा मिल जाएगा, वो पोस्ट मिल जाएगा। उनके दिमाग में ऐसा कभी भी नहीं रहता है। लेकिन वहीं बाकी पार्टियां INDI एक गठबंधन के बावजूद भी इन्हीं सब कारणों से टूटकर सिर्फ इंडी में बदलकर रह गई। बीजेपी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा कारण और चौथा सबसे प्रभावशाली कारण ये है राम मंदिर और आर्टिकल 370 है। जिस मुद्दे को ये 70 सालों तक खत्म नहीं कर पाए, उसे बीजेपी ने 10 सालों में ही खत्म कर दिया। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती थी कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर कभी बने, जिस इनकी राजनीति की दुकान हमेशा के लिए चलती रहे। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति के हिसाब से इसको हमेशा के लिए शांत कर दिया। मोदी की रणनीति ही ये थी कि हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाए, और ये करने में वो सफल भी हुए कि हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। और भारत के हिंदुओं को ये बात समझ में आ भी गई। बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक किया गया था तो अमित शाह ने ये दावा किया कि 200-300 लोग मारे गए हैं, लेकिन मोदी जी ने चुनाव प्रचार के रूप में इसको बार बार ये नहीं दोहराया कि वहां पे 200-300 लोग मारे गए हैं, बस एक बार कहकर चुप हो गए। इससे लोगों के मन में एक बात तो दर्ज हो गई कि अगर कोई फैसला ले सकता है तो वो मोदी ही है। इसके बाद नोटबंदी आ गई, जिसमें मोदी का पुरजोर विरोध किया गया। नोट इन माय नेम का कैंपेन चलाया गया, लेकिन इसका कोई भी बीजेपी पर असर नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जो भी जुबान बोलते हैं वो फिर अमित शाह क्यों ना हो, सड़क पर चलने वाले आपकी मेरी वो जनता की जुबान बन जाती है। उनके जितने भी एजेंडे थे लगातार उन्होंने अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। वो शांत नहीं बैठे, लगातार जनता के साथ वो कनेक्शन में बने रहे। अब आप इसका कंपैरिजन कांग्रेस से करिए। प्रियंका गांधी 5 सालों तक गायब रही, उनका कहीं भी कोई सामाजिक दखल नहीं था, न वो किसी विपदा में पहुंची न किसी आपदा में गई। लेकिन 5 सालों के बाद अचानक से वो सोनिया गांधी के साथ अमेठी के भाषण में पहुंच जाती हैं। वहीं राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगाते हैं, लेकिन एक नजरिए से आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि जनता नहीं बल्कि राहुल गांधी अकेला कह रहा हो कि चौकीदार चोर हैं। अब इसका कंपैरिजन आप उससे करो कि जब राहुल गांधी के पिता यानी राजीव गांधी के खिलाफ आरएसएस, बीजेपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी, जितने भी गैर कांग्रेसी ताकतें थी, उन्होंने 80 के दशक में नारा लगाया था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। तब उस समय ये नारा जनता का नारा बन गया था। सड़कों पर ये नारे लगने लगे थे, सभी नौजवान ये नारा लगाने लगे थे। और यही फेलियर है राहुल गांधी का, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से दिशाहरा पार्टी हो गई है, पूरी तरीके से डायरेक्शनलेस। न इनके पास कोई रोड मैप है, न इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कोई स्ट्रेटेजी है जिससे अपने विरोधियों को परास्त कर सके। और वहीं बीजेपी ने अपना सीधा कनेक्शन लोगों के साथ बनाते हुए देश की जनता को अपना विजन दिखाया भी और समझाया भी। देश के हर एक बड़े मुद्दे को खत्म करके देश को विकास के रास्ते पर लाया भी, और यही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा मुख्य कारण भी है। अगर इस वीडियो को देखकर आप अपना कोई विचार देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना विचार जरूर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।